हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ITR 1 एंड ITR 4 से है। क्योंकि जब भी हम लोग रिटर्न को फाइल करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि कौन सा फॉर्म हमारे लिए है। अगर हम इंडिविजुअल हैं या फिर सैलरीड पर्सन हैं या फिर पेंशनर हैं या फिर हम बिजनेस या प्रोफेशन में हैं, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हमारा मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम है तो कौन से ITR फॉर्म को हमें सेलेक्ट करना है। बेसिकली जो कन्फ्यूज़न जो होता है वो ITR 1 एंड 4 को लेकर के होता है, राइट। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से संबंधित हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि ITR 1 एंड 4 में क्या डिफरेंसेस है, कौन सा फॉर्म किसके लिए है, हमें इसे किस तरीके से बनाना है, कौन कौन सा डेटा इसमें दिखाना बहुत ही मैंडेटरी होता है, और ओल्ड रिजीम प्लस जो कि टैक्स का न्यू रिजीम है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानेंगे कि हमें इसे किस तरीके से ऑप्ट करना है अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर बिजनेस और प्रोफेशन से आप बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें, और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का हमेशा वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ITR 1 एंड 4। तो आज का जो टॉपिक है, जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ITR 1 के बारे में जानते हैं कि ITR 1 एक्चुअल में है किसके लिए। अगर एक ही सेंटेंस में अगर हम इसकी बात करें तो ओनली फॉर सैलरीड पर्सन या फिर पेंशनर। सैलरीड पर्सन कौन होता है? आप सभी जानते हैं कि अगर आप किसी फर्म में काम करते हैं, चाहे वो आपका प्राइवेट सेक्टर हो या फिर आपका सरकारी विभाग हो यानी वेतन भोगी कर्मचारी, या फिर आप रिटायर्ड पर्सन है, पहले कहीं पर काम कर रहे थे, अब आपको घर बैठे क्या मिल रहा भाई? पेंशन मिल रहा, राइट। तो अगर आप इस तरह के पर्सन हैं, इंडिविजुअल हैं, तो आपके ही लिए ये ITR 1 है, राइट है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे थे या कर रहे हो, अगर उसने आपका TDS काटा है तो किसने काटा है? अरे भाई, आपके एम्प्लॉयर ने, चाहे वो सरकारी हो या फिर आपका गैर सरकारी हो। TDS कटा, हाँ जी कटा। अगर नहीं भी कटा, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ITR 1 को सेलेक्ट करके अपना ITR फाइल कर सकते हैं। लेकिन बात होती है कि भाई अगर हमारा TDS नहीं कटा तो हम क्यों फाइल करें? ये ऑप्शनल है, राइट। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका TDS कटा है तो आपको ज़रूर अपना ITR को फाइल करना चाहिए। तो कौन सा फाइल करेंगे? ITR 1 को। अब देखिए, सोर्सेस ऑफ जो इनकम जो होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है, याद रखिएगा, तो सैलरीड पर्सन का केवल सैलरी से इनकम नहीं होता, इसके अलावा भी कुछ इनकम उसके हो सकते हैं। तो ITR 1 में वो सैलरीड पर्सन या फिर पेंशनर कौन कौन से इनकम को दिखा सकता है आपके स्क्रीन पे। इनकम फ्रॉम सैलरी, जो कि चलो इसी में आ गया, या फिर आपका पेंशन। ये दोनों में से किसी में भी अगर आपका इनकम आ रहा है तो ITR 1 को हम सेलेक्ट करके फाइल करेंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप के दुकान वगैरह हैं, ऑफिसेस वगैरह आपने किराए पे दे रखा है, उससे अगर आपको इनकम हो रही है तो भी आपको अलग से को ITR फॉर्म को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ITR 1 में ही आपके कॉलम बने रहते हैं, वो डेटा आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। किसका? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। उसके बाद थर्ड आता है इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम। अगर आपका एग्रीकल्चर से कुछ इनकम है, लेकिन कितना? याद रखिएगा, अप टू 5000 तक ही आप उसमें दिखा सकते हैं। तो भी आप ITR 1 में दिखा करके आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कौन? यहाँ पर उसने इंडिकेट कर दिया है, विच इंक्लूड इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट्स। आपको पता है कि जितने भी जो सैलरीड पर्सन होते हैं या फिर पेंशनर होते हैं, उनका कहीं न कहीं बैंक अकाउंट ज़रूर होता है, राइट। और अगर बैंक अकाउंट है तो ऑफकोर्स सेविंग पे ही उन्हें क्या मिलता है भाई? बैंक का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, करेक्ट है। तो ये भी उनका इनकम है, लेकिन वो इनकम जो फॉल कर रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में।
इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, अगर कहीं पर उनका डिपॉजिट्स है तो कहाँ पे है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, उनका बैंक में हो सकता है, पोस्ट ऑफिस में हो सकता है, या फिर उनका कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी उनका डिपॉजिट हो सकता है। अगर उस पर भी इंटरेस्ट आता है तो वो ITR 1 में दिखा करके अपना काम कर सकते हैं, राइट। उसके बाद लास्ट आपका आता है इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड। आपको पता है कि अगर हमारा रिफंड बन रहा था, हमने नहीं लिया, तो उस पर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, इनकम है, ठीक है ना। जब इनकम है तो फिर अगर वो सैलरीड पर्सन है यानी कि आप, राइट, तो इन सारे इनकम को आप इसमें दिखा करके आप ITR 1 में ही आप अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहला काम जो आपको करना है, द टैक्स पेयर नीड्स टू कलेक्ट फॉर्म 16 फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर फाइलिंग ITR 1। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं होगा तो किस तरीके से आप ITR 1 को आप फाइल करोगे, क्योंकि क्रॉस वेरीफाई भी करना इंपॉर्टेंट होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि आजकल जो डेटा होता है वो प्रीफिल होता है, आपको कुछ उसमें मैनुअल डालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका डिडक्टर ने रिटर्न में आपको शो किया है तो आपको डेटा सब कुछ वहाँ फिलअप रहेगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। लेकिन कहीं कहीं पर भी आपको मैनुअल एडिट करके आप अपने डेटा को फिलअप कर सकते हैं। और ये भी मालूम होना चाहिए कि आपका जो फॉर्म 16 होता है उसका 2 पार्ट होता है, एक होता है पार्ट ए और जो दूसरा होता है वो पार्ट बी होता है, तो दोनों फॉर्म आपके हाथ में होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इफ TDS हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी, यानी कि TDS अगर आपके सैलरी से काटा गया है या फिर पेंशन से अगर काटा गया है, बात है एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर ने, राइट, ही विल गेट प्रीफिल्ड डेटा इन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। आप समझ गए ना, अगर आपका TDS कटा है तो याद रखिएगा आपको जो डेटा मिलेगा वो प्रीफिल्ड डेटा मिलेगा, यानी कि जैसे आप लोग यूज़र ID एंड पासवर्ड से इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे आपका सैलरी का डिटेल्स, डिडक्शन का डिटेल्स, वो सारा कुछ वहाँ पर आपका फिलअप किया हुआ रहेगा। अब अगर कुछ डेटा अगर मिसिंग है या फिर आपका कुछ रिबेट लेना था और आपने कंपनी में नहीं लिया, जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे या कर रहे हो, तो आप यहाँ पर वो क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी जाकर के आप ITR 1 को आप फाइल कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम इज द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो असेसमेंट ईयर 24 से 25 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 से 24 का जो हम लोग रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं या करने की बात कर रहे हैं, अब इससे डिफॉल्ट जो टैक्स रिजीम हो गया है वो आपका न्यू टैक्स रिजीम ही हो गया है। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो यहाँ पे आपको ये सुख सुविधा दिया गया है कि आप साल में एक बार आप स्विच कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं जाना है तो फिर आप ओल्ड में भी आप जा सकते हैं, राइट। वो वहाँ पे आपका ऑप्शन दिया रहेगा। और सैलरीड पर्सन के लिए सबसे अच्छी बात ये है कि वो हर साल वो ऐसा ये कर सकते हैं, हर साल। इस साल आप अगर ओल्ड में थे तो आप न्यू में जा सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर आपको अगर चेंज करना है यानी कि न्यू से ओल्ड में तो भी आप कर सकते हैं। यानी कि आपको हर साल ये सुख सुविधा दी गई है, आप इसमें स्विच कर सकते हैं। कहाँ से? आप न्यू से ओल्ड में और ओल्ड से न्यू में, ये आपको बेनिफिट दिया गया है। और इसके लिए आपको ये जो फॉर्म जो है, इस फॉर्म के बारे में आप जानते होंगे, ये मैंडेटरी कर दिया गया है लेकिन ITR 4 वाले के लिए। लेकिन अगर आप ITR 1 फाइल करने के लिए जा रहे हैं और आप सैलरीड पर्सन है, ऑफ कोर्स आपको ये फॉर्म फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात रहती है कि ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में जो कि इनकम टैक्स का रिबेट मिलता है, और प्लस से जो कि ओल्ड रिजीम का स्लैब है वो क्या है, न्यू रिजीम का स्लैब क्या है, मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन हम लोग अब इसके बाद बात कर लेते हैं ITR 4 के बारे में। देखिए ITR 4 एक्चुअल में क्या है ना, वो प्रेजम्पटिव बेसिस पे ये बात करता है। ये सेक्शन 44 AD होता है, यानी कि ये बिजनेस के बारे में बात करता है। 44 ADA ये प्रोफेशनल के, ये प्रोफेशन के बारे में बात करता है। और 44 AE जो होता है, अगर किसी के पास गाड़ी है, माल की ढुलाई के लिए वो गाड़ी का यूज़ करता है और उसके पास जो मैक्सिमम यानी कि 10 गाड़ी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट, तो भी वो प्रेजेंटिव बेसिस पे वो ITR 4 को वो सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे
कंडीशंस अप्लाई हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो पे आप बने रहें। अब देखिए अब इसके आगे क्या है ना कि ये जो रिटर्न है वो किसके लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले हाँ भाई इंडिविजुअल के लिए प्लस HUF के लिए, और इसके अलावा जो आपका पार्टनरशिप फॉर्म है इसके लिए ये आपका जो रिटर्न फॉर्म है ITR 4 वो एप्लीकेबल है। अब देखिए इसमें कंडीशन अप्लाई क्या है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि एन इंडिविजुअल हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज अबव ₹50 लाख कैन नॉट यूज दिस फॉर्म। सिंपल है, अगर किसी का 50 लाख से ज़्यादा इन सारे सोर्सेस को जोड़ करके इनकम हो जाता है तो वो ITR 4 को वो सेलेक्ट नहीं कर सकता, राइट। और उसके अलावा क्या है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब अगर उसकी आमदनी उसका इनकम कैपिटल गेन से है तो वो भी पर्सन या इंडिविजुअल वो ITR 4 को वो सेलेक्ट नहीं कर सकता। और उसके बाद जो लास्ट है, इफ़ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज टू बी ऑडिटेड। अब अगर वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना चाह रहा है या उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट में आ चुका है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, तो भी वो ITR 4 को वो सेलेक्ट नहीं कर सकता। ये तो बात हुई कि कौन नहीं कर सकता, राइट। और ये ऊपर वाला है कि कौन कर सकता है, किस तरह के इनकम को हम इसमें दिखा सकते हैं। चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं, यानी सोर्सेस ऑफ इनकम। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, राइट। दूसरा हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ITR 4 वाले के लिए। अगर वो ऑडिट में नहीं जाना चाहता है, ठीक है, उसका भी एक लिमिट है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो वो सिंपल वो ITR 4 को वो सेलेक्ट करके वो अपना ITR 4 को वो डाल सकता है, राइट। ये तो 3 हो गया। अब देखिए फोर्थ क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लेकिन एक्सेप्ट क्या भाई, छोड़ करके विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस और आपका लॉटरी, अगर उससे उसकी इनकम हुई है तो फिर वो ITR 4 को वो सेलेक्ट नहीं कर सकता। और लास्ट में क्या है, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। कितना है भाई, अप टू 5000, जो कि आपका इंडिविजुअल में भी था, याद है ना, ITR 1 में। यहाँ पर ITR 4 में भी वो यहाँ पे उसे वो डिक्लेयर करके वो दिखा सकता है। अब अगर ये सारे इनकम किसी भी इंडिविजुअल को होते हैं, राइट है, तो वो ITR 4 को वो सेलेक्ट कर सकता है, राइट। अगर आप ITR 4 को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो एक चीज आप ध्यान में रखें, ये मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है भाई, कि अब जो है न्यू टैक्स रिजीम वो तो आपका बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बन गया है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन द टैक्स पेयर मस्ट चूज टू ऑप्ट और टू गो विद द ओल्ड रिजीम। अब अगर वो ओल्ड रिजीम में अगर वो जाना चाहता है, राइट, यानी कि जो न्यू टैक्स रिजीम वो तो बाय डिफॉल्ट रहेगा। अब अगर वो ओल्ड रिजीम में अगर जाना चाहता है तो उसे वो चूज करना पड़ेगा, और उसे चूज करने के लिए मैंडेटरी है, किसके लिए, याद रखिएगा, ITR 4 वाले के लिए, यानी कि जो बिजनेस एंड प्रोफेशन में है। इंडिविजुअल के लिए तो ITR 1 हो गया, उसके लिए तो वो आपके लिए है ही नहीं, जो कि फॉर्म उसको फिलअप करना था, लेकिन इसके लिए कंपलसरी है। और वो फॉर्म क्या है भाई, 10IEA, यानी ड्यू डेट से पहले। आपको पता है कि इसका जो ड्यू डेट होता है ना वो 31 जुलाई होता है, ठीक है। अभी आपके पास टाइम है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, 10IEA फॉर्म को आपको सबमिट करना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड में जाना चाहते हैं, याद रखिए, ठीक है ना, तो ये किसके लिए भाई, बिजनेस एंड प्रोफेशन के ही लिए है। अगर आप इसको नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आप न्यू टैक्स रिजिम में आप चले जाएंगे, ठीक है। और एक बार अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में चले गए तो याद रखिएगा पूरे लाइफ में, याद रखिएगा पूरे लाइफ में आप केवल एक बार ही आप इसे चेंज कर पाओगे। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख के बीच के डिफरेंस का आपको 5% देना है, 5 से 10 के डिफरेंस का आपको 20% देना है, और 10 लाख से अगर आपका ऊपर का इनकम होता है तो आपको 30% देना पड़ेगा। और प्लस जो सेक्शन है 87A, जो कि 5 लाख तक का आपको इनकम टैक्स का इसमें रिबेट मिल जाता है। यानी कि अगर आपका टैक्सेबल इनकम 5 लाख होता है तो इसकी जो TDS से आपका जो निकलेगा 12,500, उसमें आपको 100% का रिबेट मिल जाएगा। वो किसके अकॉर्डिंग, अंडर सेक्शन 87A। ये बात तो हो गया इनकम टैक्स का स्लैब, किसका भाई, ओल्ड रिजिम का। अब हम लोग देखते हैं कि जो न्यू रिजिम का है वो क्या बोलता है। इसमें 3-3 लाख का आपका डिफरेंसेस पे
रेट को अप्लाई किया गया है। आपको 3 लाख तक तो ऐसे भी कोई टैक्स आपका लगने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन 3 से 6 लाख के बीच का आएगा तो उसका 5%, 6 से 9 के बीच का आएगा तो 10%, 9 से 12 के बीच का आएगा तो 15%, 12 से 15 के बीच का आएगा तो 20% और 15 लाख से ऊपर का हो जाएगा तो 30%। और इसके अलावा जो कि सेक्शन 87A है, ये 7 लाख तक की बात करता है। यानी कि अगर 7 लाख तक अगर आपका टैक्सेबल इनकम आता है तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। किसमें? न्यू टैक्स रिजिम में। और ओल्ड में कितना है? 5 लाख है। अब सवाल ये उठता है कि भाई इनकम टैक्स का रिबेट का क्या मामला है ओल्ड में और न्यू में, तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये सारा कुछ स्क्रीन के आपके सामने है कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है ओल्ड टैक्स और यहाँ पर दिया हुआ न्यू टैक्स। तो सिंपल सा लॉजिक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर आप सैलरीड पर्सन है, याद रखिएगा सिर्फ सैलरीड पर्सन के ही लिए ये आपका दिया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन। बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए तो ये डिडक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ भी मिलेगा, ओल्ड में ही मिलेगा और न्यू में ही मिलेगा। अब इसके अलावा है आपका LTA लीव ट्रैवल अलाउंस, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। फिर जो सेक्शन है 8080A और सेक्शन 8080B जो कि आपका इन्वेस्टमेंट, जो कि इंटरेस्ट का, जो बैंक का जो इंटरेस्ट होता है उसके बारे में बात करता है, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। और जो एम्प्लॉयमेंट या फिर आपका प्रोफेशनल टैक्स है, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस है, इसमें मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। आप देख रहे हो ना, मोटे तौर पे ओल्ड रिजिम में मिलेगा और न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। मैं जो 1.5 लाख तक का जो कि इनकम टैक्स रिबेट होता है, राइट, उसके अलावा जो आपका 80D है, 80DDB, 80E, 80EE, 80EEA, 80G, ये सारा कुछ इसमें तो मिलेगा लेकिन इसमें नहीं मिलेगा, यानी कि न्यू टैक्स रिजिम में आपको नहीं मिलेगा, राइट। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर आपके इनकम टैक्स के रिबेट यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि इसमें तो मिल रहे हैं लेकिन इसमें आपको नहीं मिल रहे हैं। केवल और केवल आपका ये वाला मिल रहा है, यानी कि 80CCD2 ये आपका डिडक्शन है, ये आपका अंडर सेक्शन है एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय NPS अकाउंट। केवल यही वाला आपका न्यू टैक्स रिजिम में आपका रिबेट मिलता है, इसके अलावा नहीं मिलता। इन शॉर्ट, ओल्ड रिजिम में सारा का सारा मिलेगा, न्यू रिजिम में केवल कुछ मिलेगा, सब नहीं मिलेगा, कुछ मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इनकम टैक्स के रिबेट के बारे में, राइट है। अब हम लोग चलते हैं और आगे। तो इसका जो लिमिट है ये देखिए, अगर आप बिजनेस में है, पहले था आपका 2 करोड़, अब इसे बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया गया है, राइट। अब अगर आप बिजनेस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट यानी कि टर्नओवर आपका 3 करोड़ तक है तो फिर आप ITR 4 को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो ऑडिट में भी जा सकते हैं, राइट। लेकिन इसमें कंडीशन अप्लाई है ना, अगर आप इसे सेलेक्ट करते हैं यानी कि आप ऑडिट में नहीं जाना चाहते हैं और आपने 3 करोड़ को भी टच कर लिया है, 2 करोड़ से ऊपर भी चले गए हैं, तो फिर आपको इसका जो मिनिमम परसेंटेज है वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा अब देखिए। तो आपका अगर जो रिसिप्ट है वो थ्रू बैंक है, यानी कि बैंक टू बैंक अगर आपका सारा रिसिप्ट हुआ है तो जो भी आपका रहेगा, चाहे वो 2 करोड़ हो, 3 करोड़ से नीचे हो या 50 लाख हो या जितना भी हो, उसका आपको मिनिमम 6% आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी अगर 1 लाख है सपोज, तो 1 लाख का 6% कितना हो गया आपका 6,000 रुपया। इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। उसी तरीके से आपका रिसिप्ट थ्रू कैश है तो मिनिमम कितना है भाई, उसका 8%। लेकिन इसमें भी कंडीशन अप्लाई है, ये जो आपका जो लिमिट को जो इंक्रीज किया गया है, इसमें क्या है ना कि आपका जो टोटल जो कैश रिसिप्ट है वो आपके ग्रॉस रिसिप्ट का यानी कि टर्नओवर का 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। यानी कि मैक्सिमम जो आपका रिसिप्ट होना चाहिए वो आपका बैंक के थ्रू ही होना चाहिए। अब दूसरे हम लोग बात करते हैं प्रोफेशन का। तो प्रोफेशन का भी लिमिट आपका इंक्रीज कर दिया गया। पहले था आपका 50 लाख लेकिन उसे बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया है। लेकिन उसमें भी वही कंडीशन अप्लाई है क्या भाई, कि आपका जो कैश का जो रिसीविंग है, याद रखिएगा, वो आपके ग्रॉस रिसिप्ट से 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें आपको कितना तो अगर आपका जो रिसिप्ट है वो अगर बैंक के थ्रू है तो मिनिमम आपको उसका कितना दिखाना है भाई, 5%। आप चाहे 50%, आप इस चाहें तो अब इसे ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। ये तो मिनिमम आपका यहाँ पे 6% 8% है, लेकिन आप चाहें तो इसका आप उसे ज़्यादा भी आप दिखा सकते हैं। और उसके बाद रिसिप्ट थ्रू कैश है तो मिनिमम कितना, 50%, ये मिनिमम है, राइट। आप चाहें तो उसे ज़्यादा भी दिखा सकते हैं और ये कंडीशन अप्लाई है ही। चलिए
और बाकी जो कि इसमें एडिशनल चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो आपका न्यू रिजिम में वो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें ऐड कर दिया गया है। और इसके अलावा टैक्स पेयर को क्या करना पड़ेगा कि इसका जो फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स है, यानी कि कितना डेटर है, कितना क्रेडिटर है, कैश आपका कितना है, आपका बैंक बैलेंस कितना है, इन्वेंट्री वगैरह है, तो वो भी आप इसमें दिखा सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें आपको ITR 4 में दिखानी होगी। और बात रहती है कि अगर हम ऑडिट में जाना चाहते हैं तो इसका रूल क्या बोलता है। बहुत ही सिंपल है। एक्चुअल में अगर आप ऑडिट में जाना चाहते हैं तो इसका जो लिमिट है वो कितना है, 1 करोड़ है, ठीक है। आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो फिर वही मामला हो जाएगा। कौन सा वाला मामला? आपका ये वाला मामला यहाँ पे हो जाएगा कि आप अगर बिजनेस में हैं तो मिनिमम 6% या फिर 8%, आप चाहें तो मैक्सिमम आप इसमें जितना चाहें आप इसमें दिखाएं। और अगर आप प्रोफेशन में आते हैं तो मिनिमम 50% आपको डिक्लेयर अपना इनकम आपको करना पड़ेगा। और लेकिन अगर आप ऑडिट में जाना चाहते हैं तो आप जाएं, लेकिन आपको ये बेनिफिट मिलता है ITR 4 में कि आप अपने इनकम को डिक्लेयर करें, फिर किसी भी तरह का बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी बिल्स वॉचर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिखाने की ज़रूरत नहीं होता है। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप और भी डिटेल में, चाहे वो GST हो, TDS हो, ITR हो, बैलेंस शीट का फाइनलाइज हो, टैली हो, एक्सेल हो, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।